हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन एक्सचेंजेस के रिगार्डिंग कल एक न्यूज़ निकल के आई और जिसने खासकर हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया, क्योंकि जहां बात आती है इंडियन यूज़र की, क्रिप्टो यूज़र की, तो आपको पता है हम कोशिश करते हैं सबसे पहले और जो सबसे बढ़िया जानकारी हम अवेलेबल करा पाएँ, हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। तो कल एक न्यूज़ निकल के आई इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से कि आरबीआई से जो है जवाब मांगा है, क्लैरिटी मांगी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने कि उनका स्टेटस क्या है, वो कंपनी किसके अंडर आती है और उनको टैक्स कैसे देना है इन चीज़ों को लेके, अपने बिजनेस को लेके। चलो, फेयर एनफ, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं, क्योंकि बात जब यूजर की आती है तो हम जो है पूरी तरह से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे हुआ। तो सबसे पहला सवाल जो है इंडियन एक्सचेंजेस से जो मेरा है, और मैंने जो है सीए हैं जो साहिल शर्मा जी, जो हमारे जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं, उनसे हमने बात करी, उस पर क्लैरिटी ली कि भैया है क्या। अगर इसको ये लोग टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं और जीएसटी रेजिम में इसको लाना चाहते हैं, तो जो मार्जिन रहता है, मतलब बाइंग और सेलिंग का मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट रहता है, वही एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर द लेवी ऑफ जीएसटी। नहीं तो अगर पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ले लिया तो एक्सचेंजेस का जीना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी कोई स्कैम कर रही है या इनसाइडर ट्रेड कर रही है या कुछ तो भी इन्वेस्टर्स को फ्रॉड कर रही है, राइट। अब जैसे अपना सहारा बहुत बड़ा एग्जांपल लगा लो आप। तो जो मोटे मोटे दो तीन क्वेश्चन थे जो हमारे दिमाग में सबसे पहले, वो जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसके बाद आए कि इंडियन एक्सचेंजेस को जब नहीं पता कि टैक्स कैसे भरना है तो आम यूजर कैसे टैक्स भरेगा, पहली बात। तो दूसरी बात जो हमें जो सबसे बड़ी है कि मान लो उन्होंने गलत तरीके से टैक्स भरा या उनकी स्क्रूटनी होती है और कुछ निकल के आता है गलत, तो उस केस में इंडियन यूजर या हमारा पैसे का क्या होगा, हमारी क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, हमारे आईएनआर का क्या होगा, क्या वो सब कुछ सीज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है। और क्या ऐसा कभी पास में कुछ हुआ है और किस सिनारियो के अंदर वर्ष से वर्ष ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज बंद हो जाए। तो ये सारी बातों पे हमने जो सीए साहिल शर्मा हैं उनसे जवाब मांगा, समझने की कोशिश की, और हमने एक्सचेंजेस को भी अप्रोच किया और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो हमें रिप्लाई करेंगे और अगली वीडियो में हम वो आपके साथ में साझा करेंगे। बहुत कुछ है दोस्तों आज बात करने के लिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट हम रेगुलर बनाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए, ताकि हम लगातार ऐसी चीज़ें आपके सामने रखते रहें। और शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूजर तक पहुंचना चाहिए जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज कर रहा है। क्या उनका पैसा सेफ है इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर। तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं उस आर्टिकल में, इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आर्टिकल जो कल छपा है 4 मई को, उसके अंदर लिखा क्या था। और हम सबको ये पता है कि 2 महीने पहले आरबीआई का जो ब्लैंकेट बैन था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, यानी कि अब जो है आप बैंक में आराम से ओपनली लेना देना शुरू कर सकते हैं। और कई जो एक्सचेंजेस हैं ज़्यादातर ने वो चीज़ चालू भी कर दी है और वहाँ पे आप बैंक अकाउंट के थ्रू लेना देना कर सकते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। तो लेकिन अब कल क्या हुआ, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो आर्टिकल छपा है, उसके हिसाब से जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने रिटर्न जो है उनसे पूछा है, आरबीआई से लिखा है उनको कि भैया हमारा स्टेटस क्लियर कीजिए, हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, साथ के साथ में हमें ये बताइए कि हमारी जो टैक्सेशन है वो किस हिसाब से बनती है। क्या हम कमोडिटी के हिसाब से भरें, क्या हम करेंसी के हिसाब से बढ़ें, या हम गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आते हैं, किस बेस पे हम जो है अपना टैक्स भरें। क्योंकि वही इंपैक्ट डालेगा कि उनको जो टैक्स है वो किस हिसाब से देना है, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के हिसाब से देना है या किस हिसाब से देना है। तो एग्जैक्टली अगर उनकी जो आर्टिकल में लिखा है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैव रिटर्न टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सॉट क्लैरिटी ऑन देयर स्टेटस एज लेंडर कंटिन्यू टू डिनाई बैंकिंग सर्विसेज टू देम ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द रेगुलेटर्स।
तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने पूछा, साथ के साथ उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन मांगी है वो ये मांगी है कि हमें ये भी बताइए कि वेदर जो है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं दे कैटेगराइज एज अ कमोडिटी करेंसी गुड्स एंड सर्विसेज एज दिस इज सेट टू बी इम्पैक्ट द वे दे गेट टैक्स्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रेमवर्क। तो मोटा मोटा ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए जो है क्लैरिटी मांगी थी। तो ये बात जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे बड़े जो क्वेश्चन निकल के आए और वो यही आए कि भैया एज अ यूजर मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। अगर टैक्स देने लेने में या कुछ ऐसी चीजों में गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, क्या हमारा पैसा तो नहीं मर जाएगा इस चीज के अंदर। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी यही आता होगा ये सारी चीजों को देख के। तो हमारे मन में भी सबसे बड़ा सवाल यही आया। यहाँ पे पहली बात जो मेरे जब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया कि जब एक्सचेंजेस को ही नहीं पता और किस कैटेगरी में है तो आम आदमी की बात करें तो उसको कैसे करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आज बात करेंगे हम इंडियन एक्सचेंजेस की। तो इसके लिए जो हमने सीए साहिल शर्मा है उनसे पूछा कि हम सबसे पहला सवाल यही था कि भैया इस आर्टिकल पे आपका क्या कहना है। तो उनका सबसे पहले ये सुनते हैं कि इस चीज पे उनका कहना क्या है। भाई मेरे हिसाब से अगर स्टेटस की बात करूं तो इसे कमोडिटी ट्रीट करें या करेंसी ट्रीट करें, कुछ भी, दोनों ठीक रहेगा। और अगर इसको ये लोग टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं और जीएसटी रेजिम में इसको लाना चाहते हैं तो जो मार्जिन रहता है, मतलब बाइंग और सेलिंग का मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट रहता है, वही एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर द लेवी ऑफ जीएसटी। नहीं तो अगर पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ले लिया तो एक्सचेंजेस का जीना मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो अल्टीमेटली उसके क्लाइंट्स पे, मतलब हम लोगों पे उसको पास ऑन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन होगा और प्रॉफिट मेकिंग के बजाय ये चीज़ें ट्रेडिंग लॉस मेकिंग में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा यही ओपिनियन है। तो दोस्तों आपने सुना, सबसे पहला पॉइंट ही उन्होंने क्या बोला कि अगर इसको करेंसी ले लें। आई एम श्योर कि ये चीज़ जो है इंडियन एक्सचेंजेस अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे शायद उनको भी, या जो नए एक्सचेंजेस हैं या जो आना चाहते हैं, शायद ये वीडियो उनको भी मदद कर सकती है। तो उनको भी ज़रूर देखनी चाहिए और आई एम श्योर अगर वो देख भी रहे होंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। तो पहली बात तो क्या है, करेंसी में लो, कमोडिटी में लो, जैसा उनका कहना है, उससे ज़्यादा कुछ किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो बाय सेल हो रहा है उसका डिफरेंस है, उसके अगर उसके ऊपर जीएसटी आपको समझना पड़ेगा। जीएसटी की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड पे शायद 3% के आसपास है, नहीं तो अमूमन क्या होता है 5 से 28% तक जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर बाय सेल के ऊपर जो डिफरेंस है, किसने खरीदा और बाय सेल, मान लो 1 लाख और कोई बेच रहा है, या कोई डिफरेंस जो है उस पर अगर जीएसटी लगता है तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, मान लो 1 बिटकॉइन किसी ने खरीदा और पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगा दिया, और वर्ष से वर्ष सिचुएशन में मैं लेता हूं कि 3% से 5% भी रहा, तो मान लीजिए 10 लाख का किसी ने बिटकॉइन खरीदा तो 5% क्या 50,000 रुपये वो टैक्स देगा, जीएसटी देगा। तो ये सबसे बड़ी जो बात है निकल के आए, अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे लगता है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर ऐसा लगेगा तो क्या एक्सचेंजेस उसको झेल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई 5% या 3% भी कोई एक्सचेंजेस अपनी जेब से देने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस केस में क्या होगा, वो क्या हमें पास ऑन करेंगे? अगर हमें पास ऑन करेंगे तो क्या हमें 5% या जो भी एक्स्ट्रा है वो हमें देना पड़ेगा? ये भी कंसर्न है। अगर ये बाय सेल के डिफरेंस पे होता है और हमें लगता है यही होना चाहिए तो शायद कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर ऐसी पूरी वैल्यू पे अगर लगा दिया तो कैसे सरवाइव करेंगे एक्सचेंजेस, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और एक्सचेंजेस को शायद इस पे आके अपना स्टैंड क्लियर भी करना चाहिए। और हमने कई लोग जो है, जितने भी ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनको अप्रोच किया और आई एम श्योर कि जब भी हमें उसका रिप्लाई मिलेगा तो हम आपके सामने उनकी बात भी, उनका स्टैंड भी रखेंगे। दोस्तों ये तो थी एक बात। लेकिन दूसरी बात, मान लो टैक्स भरते हैं और किस कैटेगरी में भरते हैं, और मान लो वर्क सिचुएशन के अंदर टैक्स में स्क्रूटनी होती है और जिस हिसाब से टैक्स भरना चाहिए था जो इंडियन एक्सचेंजेस है उन्होंने टैक्स नहीं भरा, तो इस केस में क्या होगा? क्या उनके ऊपर फाइन लगेगा? क्या उनको सीज कर दिया जाएगा? उनके ऑपरेशन बंद कर दिए जाएंगे? और जो सबसे बड़ा सवाल है, हमारे पैसे का क्या होगा इस केस में? तो जानते हैं साहिल जी का इस बात पे क्या कहना है। अगर इनकम टैक्स की बात आती है तो
मैं कहना चाहूँगा कि अगर कंपनीज़ ने अपनी इनकम पे सही से टैक्स भरा है तो कुछ नहीं होने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी तक कुछ लेवी हुए नहीं थे क्योंकि रेगुलेटेड नहीं था, या कुछ अभी बैंकिंग बैन चालू था, या उससे पहले से मतलब कुछ भी अभी डिफाइंड नहीं था। अगर मैं इनकम टैक्स की अभी स्क्रूटनी की बात करता हूँ और कोई कंपनी पाई जाती है कि उसने सही से नई टैक्सेस भरे हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, तो जो भी इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी और उसको उसके हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी जैसा भी बनेगा उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से। सीज़ वगैरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, तो मतलब जो भी है वो ले दे के हो जाएगा, ले दे के इन द सेंस कि जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है वो करके हो जाएगा। अब रहा दूसरे सवाल का जवाब कि हमारी एसेट्स का क्या होगा। हमारी एसेट को या आईएनआर को कोई ख़तरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ है उन्हें लॉन्ग विज़न लेके आई है वो इंडिया में, तो लॉन्ग विज़न लेके ही चलेंगी, तो हमारा पैसा तो सेफ़ ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल किसी की अपनी इंटेंशन ख़राब हो। तो जो पेनल्टीज़ इंटरेस्ट है वो खुद के अपने एक्सचेक से, अपनी ट्रेजरी से पे कर देंगे, या कुछ भी जो भी होगा, हमें इसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तो हम सेफ़ हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरीथिंग इज़ फाइन। दोस्तों मेरी तरह आपको भी शायद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा। अगर एक्सचेंजेस की नीयत गड़बड़ नहीं है और जो जो टैक्सेशन की क्लैरिटी नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर वो गलती से कुछ अपना टैक्सेशन गलत भर देते हैं या कम भर देते हैं, तो उनको इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगा के जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जहाँ तक अगर इंटेंशन गलत नहीं है इंडियन एक्सचेंज की या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज की, तो हमारे पैसे को, हमारी क्रिप्टो करेंसी को कोई खतरा नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब बात ये निकल के आती है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कभी किसी केस में ऐसा हुआ है कि जो कंपनी है या जो एक्सचेंज है वो बंद हो गया हो, और क्योंकि इनकम टैक्स में हेर फेर पाई गई हो या उस हिसाब से नहीं पाया गया हो जिस हिसाब से होना चाहिए? तो क्या इंडिया में कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं? हमने इस बारे में भी पूछा, देखिए उनका जवाब क्या है। काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी इन सब चीजों को देखने से, समझने से। अगर सीजिंग की बात करूँ तो वो कोई भी गलत ऑपरेशंस जो होते हैं, इलीगल ऑपरेशंस चालू रहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, उसको सीज़ किया जाता है। अदरवाइज़ इनकम टैक्स केसेस में सीज़ का मतलब खड़ा होता ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं फिर बोल रहा हूँ कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज गलत है या वो कुछ इलीगल काम कर रही है, तब तक सीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अगर कंपनी कोई स्कैम कर रही है या इनसाइडर ट्रेड कर रही है या कुछ तो भी इन्वेस्टर्स को फ्रॉड कर रही है, राइट। अब जैसे अपना सहारा बहुत बड़ा एग्जांपल लगा लो, आप अपना सत्यम लगा लो, एनरॉन लगा लो, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ जो आज तक का। तो ऐसा कुछ होता है तो ही सीजिंग की या कंपनी को सील करने की या बिज़नेस बंद करने की बात आती है। बट इनकम टैक्स के चक्कर में तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट पेनल्टी दे के काम हो जाता है। अदरवाइज सीजिंग का कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं लोग, ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से चालू है, तो बस। चलो यहाँ पे एक और तसल्ली हो गई। सीज या कुछ ऐसा जो ऑपरेशन बंद तभी हो सकता है अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा होगा, अदरवाइज, क्योंकि एग्जांपल भी जैसे दिए हैं साहिल जी ने, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन अब जो मेरे दिमाग में लास्ट क्वेश्चन आया और मुझे लगा कि वो भी पूछ लेना चाहिए लगे हाथ, कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस या क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या गलत कर सकते हैं और क्या सबसे वर्स हो सकता है, तो उसके बारे में बताइए। और पहले उनका जवाब जान लेते हैं, फिर अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो भाई, गलत के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैं एक जो बहुत फेमस एग्जांपल है जो क्रिप्टो करेंसी खासकर हमारे बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया जिसको बदनाम करती है, बदनाम भी क्या करती है, एक्चुअल में होता भी है, वो तो कैश के साथ को लेकर भी होता था, बट इसको क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कुछ नेगेटिव लोग इसको ख़राब करने के चक्कर में जो बोलते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो मनी लॉन्ड्रिंग कैश में भी चालू था, आज भी है, और मनी लॉन्ड्रिंग इससे भी हो सकता है। तो एक्सचेंजेस अगर लेट्स सपोज कोई सेल करता है या बाय करता है तो अपने प्रॉफिट से या पैसा इकट्ठा करके कोई एक्सचेंज बना के या बड़ा कंपनी बना के कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ना हो, उसमें ना पकड़ी जाए, मतलब इलीगल फंडिंग चालू हो या कोई गलत तरीके से टैक्स हेवन में कोई कंपनी क्रिएट की जा रही हो इस पैसे को यूज़ करके,
मतलब आप समझ रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग अगर कहीं पे भी कुछ हो गया ना, तो एएमएल में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बहुत कुछ हो जाएगा फिर उनके अगेंस्ट, अगर इलीगल ऐसा कुछ पाएंगे तो। मेरे सबसे मनी लॉन्ड्रिंग अगर पैसा इन्वॉल्व है तो वही सबसे बड़ा इलीगल एक्टिविटी है, अदरवाइज तो क्या ही करेंगे वो लोग। तो दोस्तों, मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया कि अगर इंडियन एक्सचेंजेस हैं तो पैसा हमारा सेफ है, जब तक कोई इंडियन एक्सचेंज वहाँ पे या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज गड़बड़ करने की नहीं सोच रहा, तो हमारा पैसा सेफ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगर चीज़ों में वो इन्वॉल्व होगा तो बहुत कुछ रिस्क हो सकता है, और शायद उसमें इंडियन यूज़र भी लपेटे में आ जाएं एक्सचेंज के चक्कर में। तो ये चीज़ का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है, और ये हमने जो है विजय पाल दालमिया जी हैं, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि मनी लॉन्ड्रिंग, जब हमने उनसे बात करी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, और क्रिप्टो करेंसी में जो मनी लॉन्ड्रिंग के क्या केसेस होते हैं। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, ये तो था, और मुझे लगा कि आपके सामने ये सब कुछ शेयर करना चाहिए, ये क्लैरिटी आपके सामने होने चाहिए। क्या इंडियन एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसी वाले सेफ हैं, उनके पास पैसा रखना सेफ है, और सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आप सबका आता है, हम सबका आता है, जो कि अपनी मेहनत का हार्ड अर्न पैसा उनके पास रखते हैं। तो बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जो सीए साहिल शर्मा जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और वही मैंने आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ पे मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो हमने कुछ ये सारी जो कंसर्न एक्सचेंजेस हैं, जो भी टॉप के एक्सचेंजेस हैं, उनसे पूछे हैं, उनका क्या टेक है, और जैसे ही हमें उनसे कुछ जवाब मिलता है तो हम उन सब का भी स्टैंड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पता आपको होना चाहिए। और साथ के साथ में इंडिविजुअल को कैसे टैक्स भरना है वो भी हम जो है आने वाली वीडियो में कोशिश करेंगे आपको बताने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में शेयर करने की। तो आई एम श्योर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सबके कंसर्न की थी, जो भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी यूज़र है उसके कंसर्न की थी, उसके साथ में पहुंचाइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, तो यही हमें मोटिवेट करता है। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।